फिर मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सितार है, इदक्का है, धूमसा है या नगाड़ा है? तो इसका सही आंसर लिखना। सही आंसर रहेगा इसका इडक्का। क्या रहेगा? इडक्का। सही आंसर इसका क्या रहेगा? इडक्का। पहले का कौन सा है? तीसरा हो ना, पहले का तीसरा आएगा आंसर। तीसरा का दूसरा है इडक्का। दूसरा है, दूसरा पहले का दूसरा इडक्का। इदक्का। इसके अलावा और भी वाद्य यंत्र का उपयोग होता है इसमें, वो भी लिख लो आप। जैसे मृदंगम का भी होता है, इसके साथ बांसुरी का भी होता है, और इसी के साथ आपके वीणा का भी होता है इसमें उपयोग। किस किस का होता है? 4 वाद्य यंत्र का उपयोग मोहिनीअट्टम में होता है, इदक्का, मृदंगम, बांसुरी और वीणा का। बताओ मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये तो कई बार पढ़ चुके आप। कहाँ का है? केरल का। केरल की एक साड़ी का नाम तक, साड़ी का नाम याद है क्या आपको? केरल में कौन सी साड़ी चलती थी? कसाबू साड़ी। केरल की प्रसिद्ध साड़ी कौन सी है? कसाबू साड़ी। कसाबू आपसे पूछा जाएगा कसाबू साड़ी कहाँ की है? तो केरल की। केरल की मैंने आपको भाषा ले गई थी, कौन सी थी? मलयालम। मलयालम वहाँ की भाषा थी। मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है, ये कौन सी पुस्तक में लिखता है? कौन सी पुस्तक में मिलता है? पुस्तक। मोहिनीअट्टम नृत्य कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो पुस्तक का नाम क्या था? व्यवहार माला। व्यवहार माला पुस्तक। किसने लिखी थी व्यवहार माला? व्यवहार माला का रचयिता याद है क्या आपको? व्यवहार माला। और मोहिनीअट्टम जो है एक महिला के द्वारा किया था, एकल महिला। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा नृत्य है जो एकल महिला के द्वारा किया जाता है? वो कौन सा है? वो आपका मोहिनीअट्टम। और इसमें कौन सी शैली चलती है? तो लास्य शैली। शैली कौन सी है? पुस्तक का नाम है व्यवहार माला। और शैली कौन सी चलती है? लास्य शैली। कौन सी शैली? लास्य शैली। ये इस शैली को इसमें कहाँ से लिया गया है? तो नाट्य शास्त्र से। कहाँ से लिया गया है? नाट्य शास्त्र से इस शैली को लिया गया है। अच्छा मुझे बताओ, नाट्य शास्त्र का रचयिता याद है आपको? भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता है। मोहिनीअट्टम। अच्छा मोहिनीअट्टम में मोहिनी, मोहिनी का अर्थ क्या है? सुंदर स्त्री। मोहिनी अट्टम जो मोहिनी प्लस अट्टम से मिलकर बना है, इसमें मोहिनी का अर्थ क्या होता है? सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री। और अट्टम का मतलब? अट्टम का मतलब क्या होता है? अट्टम का मतलब बताओ। अट्टम का मतलब होता है डांस। क्या होता है? सुंदर स्त्री का डांस। जो मोहिनीअट्टम है, हाँ नृत्य बोल दो। तो मोहिनीअट्टम मुझे बताओ कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित डांस कौन सा है? तो मोहिनीअट्टम। भगवान विष्णु को समर्पित। और आगे लिखना है इसमें। और इसे बोलते हैं हम जादूगरनी का नृत्य। क्या बोलते हैं इसको? जादूगरनी का नृत्य। नृत्य किसे बोलते हैं? तो जादूगरनी का नृत्य हम बोलते हैं मोहिनीअट्टम को। मोहिनीअट्टम में जो स्त्री होती है, इसमें कौन से फूलों का उपयोग करती है? चमेली के फूल। चमेली के फूल कहाँ पर लगाती हो? बालों में। चमेली के फूल का उपयोग करती है। आपसे पूछे मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री किसने की है? मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री, क्या पूछेगा? मास्टर डिग्री किसने की है? मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री किसने की है? तो डॉक्टर सुनंदा नायर ने। किसने की है? डॉक्टर सुनंदा नायर ने किया है इसमें मोहिनीअट्टम की मास्टर डिग्री प्राप्त की है। आपसे पूछे मोहिनीअट्टम की जननी, जननी कौन है मोहिनीअट्टम की? मोहिनीअट्टम की जननी कौन है? तो इस लिखना के कल्याणी कुट्टी अम्मा। के कल्याणी कुट्टी है, कुट्टी नहीं है, हैं
बहुत प्रसिद्ध नाम है ये, कुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम की जननी है। और ऐसे एक इनकी कलाकार भी लिखना, कलाकार मोहिनीअट्टम के एक कलाकार आप याद रखना जिसका नाम है पल्लवी कृष्णा। क्या नाम है? पल्लवी कृष्णा। किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है? इनको SAN, क्या नाम था इसका SAN का? SNA के SAN है? SNA संगीत नाटक अकादमी मिला इनको 2022 में। कब मिला है? 2000 नहीं 23 में मिला है, 23 में मिला है। 22 में तो अगले वालों को मिला है अप्सरा दास को। एक और कलाकार है इनकी अप्सरा दास, इनको BKY मिला है। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022 में इनको मिला है। इनको 23 में मिला है, इनको 22 में मिला है। तो सन भी याद रखना आप इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका मोहिनीअट्टम के अलावा दूसरा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई। यूनेस्को साइट पढ़ी है ना अपनों ने? यूनेस्को साइट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे का आंसर सही क्या होगा बताओ मुझे? दूसरे का सही आंसर रहेगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। UNESCO। इसमें यूनेस्को का फुल फॉर्म बताओ मुझे। यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये फुल फॉर्म इसका याद रखना भाई, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। यूनाइटेड, इसके आपसे पूछे यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब की गई? 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई। भारत कब जुड़ा इसमें? भारत इसके साथ में कब हुआ? तो 1946 में, 1946 में जुड़ा था। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ है यूनेस्को के? UNESCO के अधिक स्थल, सबसे अधिक स्थल कहाँ पर है? अधिक स्थल कहाँ पर? तो इटली में। कहाँ पर है? इटली में। कितने हैं वो भी? 60। इटली में कितने स्थल है इसके? 60। भारत में कितने? भारत में स्थल कितने हैं? तो भारत में कितने हैं? यूनेस्को को WH जिसे हम बोलते हैं विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज और स्थल को भारत में अपने 42-43 से कितने हैं? 43। हाँ, इटली 60। इटली में कितने स्थल है? तो 60 स्थल है। इटली में कितने? 60 है। तो भारत में 43 स्थल तो मैंने आपको लिखवाया भी है, जिसमें से 35 क्या थे? अलग अलग भागों में से बांटा गया है। 35 तो क्या थे इसमें? सांस्कृतिक, और 7 क्या थे? प्राकृतिक, और 1 क्या था इसमें? मिश्रित, है ना। 35 तो आपके सांस्कृतिक थे, 7 प्राकृतिक थे, 7 क्या थे इसके? प्राकृतिक, और 1 मिश्रित था। इसमें से एक मुझे बताओ मिश्रित वाला कौन सा है? तो मिश्रित वाला आप इसमें याद रखना, कंचनजंगा। कहाँ पर है कंचनजंगा? कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में, राइट। सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। इसे कब जोड़ा गया था? 2016 में। कब जोड़ा गया था? 2016 में। 2016 में इसे जोड़ा गया था। तो मुझे बताओ भारत का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है? भारत का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा था? तो वो था आपका, पहला था आपका आगरा का किला। कौन सा था? आगरा का किला। बताओ आगरा का किला कहाँ है? आगरा में ही रहेगा भाई आगरा का किला, है ना। तो 1983 में इसे जोड़ा गया था। यूपी में स्थित है। कहाँ पर है? यूपी, आगरा यूपी में। दूसरा इसी के साथ एक और था, ताजमहल। याद है क्या आपको?
ताजमहल कहाँ है? ताजमहल भी आगरा में ही है। इसे 1983 में जोड़ा गया था यूपी में। कहाँ पर पड़ता है? यूपी में। और तीसरा एक और इसी के साथ याद रखना है, ऊपर से 2-3 एक साथ पूछे जाते हैं 1983 के, ठीक है। हाँ 4 5 3 4 थे ऐसे। एक और एलोरा की गुफा है, ये भी आई थी। एलोरा और अजंता दोनों गुफा है, दोनों कहाँ है? 1983 में से जोड़ा गया था। ये दोनों ही महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये तीनों चारों नाम याद रखना। एक उद्यान का नाम बताना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसको कब जोड़ा गया? काजीरंगा। काजीरंगा को कब जोड़ा गया था? 1985 में। ये कहाँ का है? काजीरंगा असम का, राइट। काजीरंगा कहाँ का है? तो असम का है। इसे मैंने बताया भी था आपको, एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो आपका काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा। यहाँ से एक और बताओ, हम्पी। हम्पी कहाँ पर बताओ? हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। हम्पी कहाँ? कर्नाटक। इनको यूनेस्को स्थल में कब जोड़ा गया था? इनको 1986 में। कब जोड़ा गया था? 1986 में। और हम्पी में एक चित्र मैंने दिखा था कि कौन से नोट पर है हम्पी? हम्पी है 200 के 50 रुपये का नोट पर। कौन सा मंदिर है बताओ मुझे? 200 पे कौन सा मंदिर है बताओ फिर? हम्पी। खजुराहो के स्थल कहाँ है? खजुराहो तो कहाँ है? एमपी में है ना। खजुराहो तो एमपी में चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए। याद नहीं है कि नहीं है? चंदेल शासकों लिखवाए मैंने सब। चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे 1986 में। इसे जोड़ा गया था यूनेस्को में 1986 में जोड़ा गया था। हो गया? अच्छा इसमें यहाँ तक दिख रहा है क्या? उसमें तो बंद हो गया होगा अभी तो, है बंद हो गया। चलो मुझे बताओ, आगे इधर मिटा देते हैं। कुछ हमने यहाँ पर इसमें कुछ एक आपसे हेड क्वार्टर पूछा था, तो कुछ हेड क्वार्टर मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ। जैसे आपसे एडीबी का हेड क्वार्टर कहाँ है? एडीबी का अलावा बताओ ILO इंटरनेशनल लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। IMF का मुख्यालय कहाँ है? ऐसा बताना। हेड क्वार्टर पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? हेड क्वार्टर, मुख्यालय। इनके हेड क्वार्टर कहाँ है? आपसे पूछे यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ, हाँ ADB, ILO, IMF और यूनिसेफ UNDP का मुख्यालय कहाँ है? NCCTAD और WHO, इनका मुख्यालय बता दो। जो मेन मुख्यालय ये आपको मुख्यालय इनके याद रखने, सबके मुख्यालय पूछे जाते हैं। ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में। कहाँ है? मनीला में। और इसका ILO का क्या है? लेबरल यानी कि मजदूर जो काम करता हो, जानलेवा होता है, ऐसे देखना, जानलेवा काम करता है जेनेवा। क्या रखोगे? जेनेवा। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन। यूनिसेफ का रहेगा न्यूयॉर्क। UNDP का भी न्यूयॉर्क। और NCCTAD का रहेगा जेनेवा। और WHO का भी रहेगा जेनेवा। ये कुछ मुख्यालय आप इसमें याद रखना, ठीक है। कुछ मुख्यालय आप डायरेक्ट याद रखना है इसमें। जो नहीं आए तो उसके लिए ये कुछ तथ्य हो सकते हैं, बाकी जो स्टडी जी के पढ़ चुके हैं उनके लिए तो फिर भी वो वहाँ से याद करते हो और बड़ी बात है, ठीक है। आगे बढ़ो। 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक कौन सा रहेगा? ज्ञानपीठ। तीसरे का आंसर नंबर कौन सा रहेगा सही? कौन सा है? ज्ञानपीठ नंबर का कौन सा है? पहला ही है A, ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्यिक पुरस्कार कौन सा रह जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना कब की गई थी बताओ मुझे? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार 1965 में पहली बार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1965 में। और पहली बार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। किसको? जी शंकर कुरूप को
किसके लिए? मलयालम भाषा। मलयालम भाषा में इन्होंने किताब लिखी थी और इनकी रचना का नाम क्या था? आडाकुजाई। क्या नाम था? आडाकुजाई। आडाकुजाई मलयालम भाषा में इनकी पुस्तक का नाम है। अगला, पहली महिला ऐसी कौन सी थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पहली महिला, पहली महिला थी, उनको मिला था 1976 में, जिनका नाम क्या था? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और पहली महिला भी यही थी बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में मिला था। और एक और हिंदी के लिए पहले व्यक्ति, हिंदी के लिए जिनको हिंदी के रचना के लिए पहले व्यक्ति कौन थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हिंदी के लिए पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत। कौन थे वो? सुमित्रा नंदन पंत। बताइए, स्त्री थी के पुरुष थे? पुरुष थे भाई। सुमित्रा नंदन पंत, इनको मिला था चिदम्बरम के लिए। चिदम्बरम इनकी पुस्तक थी और हिंदी में लिखे थे उन्होंने। किसमें? हिंदी में। आगे लिखना, हिंदी के लिए तो पहली महिला बताओ फिर। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। हिंदी में पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो थे आपके महादेवी वर्मा को मिला था पहली बार 1982 में। 1982 यामा पुस्तक के लिए। कौन सी पुस्तक थी इनकी? यामा। और अभी 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिए गए? 2025 में। किसको मिला है 59वें नंबर का? विनोद कुमार शुक्ला को। किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को 2025 में किसको ज्ञानपीठ मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। इसमें ज्ञानपीठ की राशि कितनी होती है? 11 लाख। कितनी होती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी होती है? 11 लाख। कितनी भाषा में दिया जाता है? कितनी भाषा में? तो भारत में कितनी भाषा है? 22 भाषा में, सभी भाषा के लिए दिया जाता है। लेकिन 22 में एक शामिल नहीं है, अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में भी इसको दिया गया है। किसको दिया गया है? तो एक ही व्यक्ति जिनको अंग्रेजी भाषा के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उनका नाम लिखना आप। एक व्यक्ति एक बार अंग्रेजी भाषा में किसको मिला है? वो मिला आपके अमिताभ घोष को। इन्होंने अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी, इसलिए अंग्रेजी भाषा में इनको मिला है। द शेडो लाइन्स के लिए। कौन सी? द शेडो लाइन्स। पुस्तक का नाम क्या था? लाइन्स। द शेडो लाइन्स पुस्तक के लिए 2018 में। कब मिला था? 2018 में। 59वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। 11 लाख पुरस्कार इसमें दिया जाता है। और कितनी भाषा में दिया जाता है? ये 22 भाषा में दिया जाता है। 22 भाषा में आपके अंग्रेजी शामिल नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में भी इसको दिया गया है। किसको दिया गया है? अमिताभ घोष को दिया गया है। द शेडो लाइन्स इनकी पुस्तक थी, 2018 में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कितने हो गए? 3। तीसरे के बाद चौथा देखना। 11 लाख के नीचे क्या लिखा था? कितनी भाषा? तीसरा बाद चौथा कौन सा है? भारत का पहला 14 लेन महामार्ग। 4 लेन होगा, 14 नहीं होगा, 4 लेन, 4 लेन होगा। हाँ, 14 लेन कहाँ से हो जाएगी? 4 लेन होगी। 14 लाइन थोड़ी होती है। 4 लेन। 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेस वे कौन सा है पूछ रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस है, यमुना एक्सप्रेस है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? सही ऑप्शन रहेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। कौन सा रहेगा? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। चौथे का ऑप्शन डी। चौथे का ऑप्शन क्या रहेगा? डी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है ना। दिल्ली
मेरठ एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ये कितने किलोमीटर की आपसे पूछे तो 96 किलोमीटर की, कितनी है 96 किलोमीटर की। इसे 2021 में शुरू किया गया, 2021 में इसे शुरू किया गया था। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सी है? भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सी है? भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सी है जिसे 1999 में बनाया गया था, 1999, और 2012 में ये पूर्ण हुई। कब पूर्ण हुई थी? 2012 में पूर्ण हुई थी, बनाना शुरू हो गई थी 1999 में, 2012 में ये पूर्ण हुई। ये ऐसे चतुर्भुज बनाती है, ऐसे चतुर्भुज क्या बनाती है? चतुर्भुज। यहाँ पर है मुंबई, इधर मुंबई, मुंबई से जाती है दिल्ली, दिल्ली से जाती है कोलकाता, कोलकाता, स्वर्णिम चतुर्भुज ऐसे थोड़े तिरछा बनेगा, क्या बनेगा? तिरछा, ये इस प्रकार से है ना। जैसे यहाँ पर दिल्ली रहेगा, ऊपर दिल्ली है, इधर आएगी मुंबई में मुंबई, मुंबई से जाएगी चेन्नई में चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चारों, मतलब पूरे भारत में बटी हुई है, पूरे भारत में ये बटी हुई है, इस प्रकार से इसलिए बोलते हैं इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसे बोलते हैं। कितने किलोमीटर की? तो 58,046 किलोमीटर की लाइन है ये, ठीक है। सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ पर? ऐसा पूछा आपसे, सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? छोटा, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग ये तो 18 किलोमीटर का है, छोटा राजमार्ग कितने किलोमीटर का? 18 किलोमीटर का। इसको आप सर्च करना कहाँ पर है, एक बार देखना। देखिए इसमें लिखा नहीं मैंने, शायद कहीं भूल गया हूँ। भारत की सबसे ऊंची सड़क, आपसे पूछे क्या पूछे? भारत की सबसे ऊंची सड़क, भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? ये आपके मलिंग ला पास, कौन सी है? मलिंग, मलिंग ला पास, मलिंग ला पास, ये आपकी भारत की सबसे ऊंची सड़क है, मलिंग ला पास। ये कितनी फीट है? तो 19,300 फीट ऊंची। कितनी है? 19,300 फीट, मलिंग ला पास, मलिंग ला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना? 4 तो हो गया ना, 5वां है ना अब तो। 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक है? कहाँ पर है? महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है? सही ऑप्शन बताओ। इसका सही ऑप्शन लिखना लक्षद्वीप। क्या रहेगा? लक्षद्वीप। 5 का सही आंसर रहेगा ए वाला, ए वाला, ए वाला क्या है? लक्षद्वीप। सही आंसर रहेगा इसका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की। ये क्या है? यूटी में प्रथम है ना, यूटी में क्या है? प्रथम साक्षरता दर कौन से यूटी की? आपसे पूछे तो कौन से की रहेगी? ये रहेगी लक्षद्वीप की। यहाँ की साक्षरता दर टोटल कितनी है? 92.28%। कितनी है? यूटी लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की? ऐसा पूछे आपसे तो लक्षद्वीप की है, 92.28% है, ठीक है। और साक्षरता दर में राज्य, ये तो यूटी है, राज्य आपसे पूछे राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता दर राज्य में, अधिक साक्षरता दर राज्य में किसमें? राज्य है केरल। केरल में कितनी है? तो 94%, जिसमें से मेल की अलग है और फीमेल की पूछा था। मेल की कितनी है? फीमेल की कितनी है? मेल पढ़े लिखे कितने यहाँ पर? 96% लोग वहाँ पर, मतलब पुरुष पढ़े लिखे, और महिला वहाँ पर 92% पढ़ी लिखी। वहाँ की महिलाएं 100 में से 92% महिलाएं क्या है? पढ़ी लिखी है, और 96% पुरुष पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर। साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे, ठीक है। उसके बाद साक्षरता में पहला राज्य हो गया आपका केरल। और यदि आपसे दूसरा, पहले सेकंड कौन सा है?
दूसरा राज्य कौन सा है तो मिज़ोरम। मिज़ोरम की आपके 91.58। वैसे यूँ डायरेक्ट पूछे आपको यूट्यूब नाम ना दे कि ऐसा दूसरा कौन सा रहेगा, दूसरा ऐसे आपका लक्षद्वीप आएगा, लेकिन लक्षद्वीप क्या है यहाँ पर, ये यूटी है इसलिए। और राज्य पूछे तो मिज़ोरम आएगा दूसरा। सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता, ऐसा पूछे आपसे सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं तो बिहार के। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है तो बिहार की है। यहाँ पर है 61.80%। कितना है 61.80%। और सर्वाधिक साक्षरता में अंतर कितना है, सर्वाधिक साक्षरता में अंतर कौन से राज्य में, मतलब महिला और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर कहाँ पर ऐसा पूछेगा हो तो है राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। यहाँ पर सर्वाधिक अंतर है। और कितना अंतर है तो 27.85% का अंतर है महिला और पुरुष में। ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, अधिक साक्षरता वाला जिला, अधिक साक्षरता वाला जिला, मैं भूल गया, उधर बोर्ड में दिख नहीं रहा होगा, मोबाइल में एक बार देख लेना आप। तो जब पढ़ो तो आवाज़ आएगी, उसकी आवाज़ के तौर पर आप पढ़ो तो देख लेना एक बार। ठीक है। और सर्वाधिक जिला कौन सा है, जिला पूछ रहा आपसे। जिला रहेगा आपके इसमें, ये रहेगा शेरचिप। कौन सा है, शेरचिप। कहाँ का जिला है तो मिज़ोरम का है, मिज़ोरम जिला रहेगा मिज़ोरम का शेरचिप। 97.91, लगभग 58% लोग उस जिले में पढ़े लिखे लोग। सोचो आप, 1-2% मतलब इक्के दुक्के लोग ऐसे मिलेंगे अनपढ़ वहाँ पर, बाकी सब पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर मिज़ोरम के इस ज़िले में। मान लो ऐसा मंसूर में होता तो माँ का फूल उगड़ जाता सर, माँ का फूल उगड़ जाता यहाँ। ठीक है। अच्छा ये आइजोल क्या था, और ये तो रहने दो, आइजोल कहाँ से लिख दिया मैंने। सबसे कम लिखो, सबसे कम वाला जिला कौन सा है तो वो एमपी का है। लो एमपी का भी है क्या नाम, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कहाँ का है तो एमपी का है, जिसका एमपी का नाम है अलीराजपुर। अलीराजपुर, एमपी का अलीराजपुर। यहाँ पर 36.10% लोग पढ़े लिखे बस। लो हाँ, साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोगों की साक्षरता कहाँ से गिनते, कितनी उम्र से गिनी जाती है, कितने, 7 वर्ष। 7 वर्ष से साक्षरता शुरू हो जाती है ना। पढ़े लिखे लोगों की गिनती शुरू हो जाती है 7 वर्ष से। और आपसे पूछे ये कब से शुरू की गई तो 1991 से 7 वर्ष किया गया। उससे पहले कितना थी, 5 वर्ष। 1991 से पहले 5 वर्ष बोली जाती थी, लेकिन अब कितनी कर दी उन्होंने, 7 वर्ष कर दी कि जो भी व्यक्ति 7 वर्ष का है उसे साक्षरता में गिना जाएगा। नेक्स्ट 5 के बाद 6ठा क्वेश्चन, क्रिकेट पिच की मानक माप बताओ। गज में बताई थी मैंने पिच की बात, लंबाई वो भी पूछ रहा और इसमें चौड़ाई पूछ रहा है। इसमें चौड़ाई भी दे दी होगी उसने, मैंने आपको लंबाई तो बता रखी है, आपको याद हो तो कितनी होती है, 22 गज के लगभग होती है। लेकिन 22 गज तो सब में दे दिया उसने, 3 में दे दिया है, 2 में। 22 गज 12 फीट है या फिर 22 गज 10 फीट है, अब बताओ इसमें। 22 12 गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका। आपका तुक्का सही नहीं लगा है ना, 22 आपका तुक्का गलत हो गया। इसका रहेगा 22, टाइम नहीं मिला, 22 10। लंबाई होती है 22 और चौड़ाई कितनी होती है 10 फीट। 22 गज 10 फीट, 22 गज 10 फीट। ठीक है। अब ये गज में पूछी जाती, कभी मीटर में पूछ लिया आपसे तो मीटर में 20.11 मीटर होती है ये। ठीक है। 22 गज को ओहो इसमें देखना, यदि आपको 22 गज को मीटर में बोले, मीटर में कितना होता है तो मीटर में होता है ये 20.11 मीटर, और चौड़ाई को बोलते हैं 3.05 मीटर, 3.05 मीटर। स्टंप रहते हैं इसमें, स्टंप की लंबाई कितनी होती है, स्टंप की लंबाई कितनी होती है 72 सेंटीमीटर। कितनी होती है 72 सेंटीमीटर।
इंच में पूछा था 28.8 इंच। ये सर 22 के नीचे क्या लिख रखा? 20.11 मीटर। 22 गज को हम क्या लिख सकते हैं मीटर में, 20.11 मीटर लिख सकते हैं। और 10 फीट को हम क्या लिख सकते हैं 3.05 मीटर लिख सकते हैं। मीटर में पूछे था आपको, मीटर में भी याद होने चाहिए और पूछे जाते हैं मीटर में भी, ठीक है। स्टम्प की लंबाई होती है 72 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या होती है स्टम्प की? स्टम्प की चौड़ाई क्या होती है 9 इंच। कितनी होती है? 9 इंच। 9 इंच 9 इंच इसकी लंबाई होती है। अच्छा, बॉल का वजन बताया था मैंने इसमें, क्रिकेट की बॉल का वजन, क्रिकेट पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने, बॉल का वजन 155 ग्राम से कितना होता है 163 ग्राम तक, लगभग 155 से 163 ग्राम तक। इसे औस में पूछ लो 5.5 औस से 5.75 औस तक। औस में पूछ ले तो औस में क्या बताओगे 5.5 से 7.5 औस तक। अच्छा, ऐसे 2 स्टम्प लगे रहते हैं ऊपर नीचे, बीच में क्या रहती है पिच रहती है, और यहाँ पर भी स्टम्प लगा होता है, तो इनके बीच में कुछ दूरी होती है यहाँ पर, याद है क्या आपको? ये क्या बोलते हैं उसे? टच लाइन बोलते हैं क्या इसको? क्या बोलते हैं इसमें है? बीच में ये पिच के बीच में यहाँ पर यहाँ तक लाइन होती है बीच में, वाइट लाइन के नहीं, उससे आगे भी, जैसे हाँ स्टम्पिंग लाइन के आगे रहती है ना, कि उसके अंदर खड़ा रहेगा और फिर उससे वो बाहर जाएगा तो आउट माना जाएगा, उस पीछे कर दे तो, है ना। एक वो होता है, इसे इस यहाँ की इस क्रिच को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पॉपिंग क्रिच। क्या बोलते हैं? पॉपिंग क्रिच। आपसे पूछे पॉपिंग क्रिच, पॉपिंग क्रिच की लंबाई कितनी होती है? 4 फीट। कितनी होती है? 4 फीट। क्रिकेट में पॉपिंग क्रिच की लंबाई कितनी होती है? तो 4 फीट होती है। कितनी फीट होती है? 4 फीट। यहाँ से बॉल का वजन लिखा, बॉल की परिधि भी लिखो। बॉल की परिधि कितनी होती है? क्रिकेट के बॉल की परिधि कितनी होती है? तो बॉल की परिधि रहेगी इसमें सेंटीमीटर में 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर। 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर। चलो, क्रिकेट बॉल की परिधि, यहाँ से क्रिकेट की बात कर रहे तो हम कुछ स्टेडियम लिख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी। कौन सा है? उसका पुराना नाम क्या था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसे क्या बोलते थे? मोढेरा बोलते थे, मोढेरा। मोढेरा कहाँ पर है? ये तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। कहाँ पर है? मोढेरा स्टेडियम कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद में। और सबसे ऊंचा स्टेडियम कहाँ पर है? भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम, भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह है आपके धर्मशाला। धर्मशाला, धर्मशाला, धर्मशाला कहाँ है? एचपी में, हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला स्टेडियम, वहाँ शहर का नाम भी है धर्मशाला। पूछा जाता, बहुत अच्छी घूमने की जगह है हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे तेज पिच कहाँ पर है? विश्व की सबसे तेज पिच वाला स्टेडियम, ये तो लड़कियां नहीं समझेगी, लड़के समझ गए क्या पिच वाला का मतलब? सबसे फास्ट बॉल कौन सी पिच पर जाती है ना? पिच, सबसे फास्ट बॉल पिच वाला स्टेडियम। ये कहाँ पर? तो ये लिखना, ये है पर्थ, ये पर्थ। और जो क्रिकेट देखता तो वो समझ ही जाएगा। पर्थ कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, राइट, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। छोरा सोच रहा है माँ को कई फायदे तो हुए क्रिकेट देखो को यार, कर। इकाना स्टेडियम कहाँ है? इकाना स्टेडियम, इकाना स्टेडियम कहाँ पर है? इकाना स्टेडियम है आपके, इसे अटल स्टेडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अटल स्टेडियम भी इसे बोलते हैं। ये आपके लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ। नवाबों का शहर है लखनऊ, लखनऊ। आपसे पूछा जाता कई बार नवाबों का शहर किसे? और लखनऊ कहाँ लिखा रही हो बार बार? लखनऊ। नेक्स्ट, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? चिन्ना स्वामी, यहाँ दिख रहा है चिन्ना स्वामी। चिन्ना स्वामी कहाँ पर है? चिन्ना स्वामी और चिदम्बरम, दो बताओ। चिदम्बरम, लो चक्कर पड़ गया अब तक। चिन्ना स्वामी और चिदम्बरम। चिन्ना, चिन्ना है आपके बेंगलुरु में, ठीक है, और चिदम्बरम है आपके चेन्नई में। चिदम्बरम कहाँ पर है? चेन्नई में। और एक और यहाँ पर है चिदम्बरम,
चिदम्बरम, यहाँ पर एक लिखना। सचिन तेंदुलकर ने दोबारा शतक लगे थे 200 रन, कितने सचिन ने, जिसका नाम है रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? रूप सिंह स्टेडियम है आपके ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में। एक और लिखो ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता, कोलकाता। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कितने हो गए? 5 हो गए। 5 हो गए, 6 हो गए? 6 हो गए, बहुत बढ़िया। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है भाई? देखो बहू आएगी क्या? बहू का नाम कहाँ से आएगा अब इसमें? हाँ, डॉलर बहू निम्नलिखित में से भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? किताब का नाम पूछ रहे हो ढांढो? डॉलर बहू, डॉलर बहू साइड होनी। डॉलर बहू किसकी है? डॉलर बहू तो लिखना सुधा मूर्ति की है। किसकी है? सुधा मूर्ति की। यहाँ का तो हो गया तुम्हारा, इधर का कहीं धीरे धीरे पेन चला रहा है यार। इतने धीरे धीरे लिख रहा हूँ तो भी, इतने धीरे धीरे लिखने के बावजूद भी आप पेन धीरे धीरे चला रहे हैं। सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, सातवें का सी, सातवें का सी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति, इसमें आपको याद रखना है इनको पद्मश्री मिला हुआ सुधा मूर्ति को सन 2016 में, और इनको पद्म भूषण मिला हुआ सन 2023 में। दोनों चीज़ें आप इसकी याद रखना। सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति की बुक का नाम लिखना, बुक। और भी इनकी बुक है, जैसे 3000 टाके। 3000 टाके किसकी पुस्तक है? तो सुधा मूर्ति की। महाश्वेता किसकी पुस्तक है? सुधा मूर्ति की। द सर्किल ऑफ लाइफ, द सर्किल ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? द सर्किल ऑफ लाइफ 2025। द सर्कल ऑफ लाइफ 2025 किसकी पुस्तक है? तो ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है। जोर तो नहीं आ रहा तुम्हें लिखने में? चलो इसको आगे बढ़ाओ। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, भारत की संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित, इसका सही ऑप्शन बताओ। शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है, कैसी अनुक्रम में? मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद एक चार्ट भेज दूंगा, उस चार्ट को आप देखना। उद्देशिका का पूरा चार्ट है वो, ठीक है? खाना नहीं, उस चार्ट को आपको देखना है, ठीक है? पूरा प्रस्तावना का पूरा चार्ट है, संविधान की प्रस्तावना का। उसमें आपको देखना है, उसके आधार पर आप थोड़ी चीज़ें आप बता सकते हो। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर 8वां का ए, 8वां का ए, 8वां का क्या रहेगा? ए, ठीक है? ए में क्या लिखा हो? ए वाला ऑप्शन लिख लेना आप। आवाज नहीं, कौन से 8वें का ए वाला ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन आप लिख लेना। उसके आगे मैं लिखा रहा हूँ। आपसे पूछे उद्देशिका क्या होता है भाई? प्रस्तावना। उद्देशिका यानी प्रस्तावना। याद है? आपसे पूछे उद्देशिका या प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है? शब्द किस देश से लिया गया है? उद्देशिका शब्द किस देश से लिया गया है? उद्देशिका शब्द किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। उद्देशिका शब्द कहाँ से लिया गया है? और इसकी उद्देशिका की भाषा यानी कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? जैसे हम पहली बात वहाँ से बोलते हैं हम भारत के लोग, ये भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया।
हम भारत का जो संविधान है, हम अपने भारत के संविधान को उधार लिया हुआ संविधान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? उधार लिया हुआ संविधान किसे कहते हैं? तो भारत के संविधान को। कहीं न कुछ न कुछ बातें ऐसी होती है, हम पढ़ेंगे इसमें कि सारी बातें हमने कहीं न कहीं से ले रखी है। ठीक है, चोरी करके तो नहीं ले रखी, बता के ले रखी बनाए हो। ठीक है। हाँ, अच्छा, उद्देशिका किसने जारी की थी? ये प्रस्तावना, उद्देशिका का प्रस्ताव कौन जारी करके आया था? बताया था मैंने आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब इसे लागू किया? कब इसे एक्सेप्ट किया गया? एक्सेप्ट और लागू कब किया गया? दोनों चीज़ बताओ। दोनों ही अलग अलग बताई थी। देखना पीछे पढ़ा रहेगा मैंने। स्वीकार किया गया था इसे 26 दिसंबर 1949 को शायद है। ये 22 जनवरी 1947 हाँ, पास किया था। पास किया था, है ना? पास किया था 22 जनवरी 1947 को। चलो याद रखना पीछे का है। नेक्स्ट आगे आ जाओ। नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन क्या है? विश्वास की स्वतंत्रता नहीं है। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विश्वास की स्वतंत्रता। तो कौन सा नहीं है? विश्वास की स्वतंत्रता। तो कितने स्वतंत्रता दे रखी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। कौन कौन से 5 प्रकार की? मैं जो चार्ट बोलूँगा उस चार्ट में आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी आपको दिखेगी, उसी में आप इसको देखना। ठीक है, जिसमें इसे विश्वास की नहीं आएगी, केवल कौन सी नहीं आएगी? विश्वास की नहीं आएगी। 5 प्रकार की स्वतंत्रता आप लोग को दे रखी है। एक तो विचार की, एक आर्थिक की, एक अभिव्यक्ति की, एक धर्म की और एक उपासना की। ठीक है, लिखो तो लिख लो भले कौन कौन सी स्वतंत्रता है अपने पास। नोवा का ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? तीसरा है ना? नोवा का चौथा गलत है। जो गलत कौन सा है? तो विश्वास वाला है ना, डी वाला गलत है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की? स्वतंत्रता 5 प्रकार की। 5 प्रकार की आप लिख लो चाहो तो। पहला लिखना आप, पहला आएगा इसमें विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति के अलावा 2 और है, धर्म की और उपासना की। धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, आर्थिक, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रस्तावना से। क्या आता है प्रस्तावना से भाई? प्रस्तावना, उद्देशिका को प्रस्तावना बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। सब संविधान पढ़ेंगे ना तब बताएंगे और बाकी। ठीक है, इसमें लिखना आपसे पूछे प्रस्तावना कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। और ये बात किसने कही है? नहीं, भीमराव अंबेडकर ने नहीं बोली है। संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? और राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? ये तो शायद गांधी जी ने कहा था राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? और आपसे पूछे आइडेंटिफिकेशन यानी कि परिचय पत्र किसने बोला है? परिचय पत्र किसने बोला है? राजनीतिक कुंडली किसने बोला है? और संविधान की आत्मा किसने बोला है? तो संविधान की आत्मा बोला है ठाकुरदास भार्गव ने। किसने बोला है? ठाकुरदास भार्गव ने इसे क्या बोला है? इसे बोला है संविधान की आत्मा। राजनीतिक कुंडली किसने बोला है? तो ये बोला है के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने क्या बोला है? राजनीतिक कुंडली। परिचय पत्र किसने बोला है? एन.ए. पालकीवाला ने। एन.ए. पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। किस वर्ष में भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं प्रतिनिधित्व जोड़े गए हैं? क्या है भाई? 10वां। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? वर्ष पूछ रहा है तो संविधान संशोधन हुआ होगा। संशोधन कौन सा हुआ तो वो बताओ पहले तो। 44वां।
10वां का ऑप्शन नंबर सही क्या रहेगा? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसे हम लघु संविधान भी हम कहते हैं। इसी के तहत इन दो शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, 1986 उसका सही आंसर रहेगा। हाँ, 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन बोलते हैं। और इसके साथ दो शब्द दिए थे। दो शब्द कौन कौन से थे? एक तो समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष, और 3 शब्द जुड़े गए थे। एक और था इसके साथ अखंडता। कौन सा था वो? अखंडता को भी जोड़ा गया। 3 शब्दों को एक साथ यहाँ पर जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन, इसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान, भारत का लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं, भारत का लघु संविधान भी हम कहते हैं। इसी के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जोड़ी गई है, हम संविधान में पढ़ेंगे। फिलहाल इसे लघु संविधान हम कहते हैं। ठीक है भाई, ये 10 क्वेश्चन आपके खत्म। कल आपको इसको याद करके लाना।